Hello, everybody. Today we are going to discuss the complete explanation of the exercise 1.3 of mathematics for class 12th. So, the questions in this exercise are based on the composition of the functions and invertibility of the functions. So let's first discuss the basic of these two topics. What is the composition of the two functions? That is हिंदी में उसको कहते हैं फलनों का संयोजन. Suppose that we have two functions. The first one is f from a to b and g is the another functions that is from b to c. Okay. So see just here that the domain of the first function is a, the codomain of the first function is b, while b here it is the codomain, and the set b is the domain for the second function. This is very necessary condition. Okay, so the composition of f and g is denoted by either g of f or f of g, and g of s is defined as g of f from a to c. That is, now the domain of this composite function is a and the codomain is c. Okay, so whatever the value of x will be here from the a, the domain of f. It's very important that the g of f is defined only and only if the range of the first function, that is f, must be a subset of domain of g. Similarly, if we are talking about f of g, then the range of g must be a subset of its domain of f. एक बार मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ कि जो दो फलन हैं, दो फंक्शंस हैं, उनका जो कंपोजिशन है हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं. अगर एक फंक्शन हमारा f फ्रॉम a टू b है, अनदर फंक्शन b टू c है, तो g ऑफ f जो है हमारा a टू c होगा. ओके, और ये जो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा ओनली एंड ओनली ऑन द कंडीशन, जो मेन कंडीशन है उसमें ये है कि जो ये वाला फंक्शन है जो यहाँ पहले आता है उसका जो डोमेन रेंज है दैट शुड बी द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ दिस सेकंड वन. ये यहाँ पे हमने इस तरह से लिखा है कि रेंज ऑफ f क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ g का. नेक्स्ट वन, इसको फिगर के थ्रू ऐसे समझिए, मैंने सेम डेफिनेशन को दोबारा लिखा हुआ है कि f फ्रॉम a टू b एंड g फ्रॉम b टू c आर द टू फंक्शंस. इनका जो कंपोजिशन है f एंड g का कंपोजिशन g ऑफ f होगा. ओके, तो g ऑफ f कैसे होगा, फ्रॉम a टू c होगा. ये a है, ये b है. ओके, अगर fx में x आएगा a से और जो आउटपुट आएगा, इमेज आएगा, वो b से आएगा. लेकिन जब हम g की बात करते हैं तो gx में जो इनपुट आएगी वो इस b से आएगी, और ये b क्या है, f का रेंज वाला कलेक्शन या कोडोमेन वाला. ओके, तो g b से जो है c को कनेक्ट करता है और g ऑफ f जो है a टू c कनेक्ट होता है. नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं. हमारे पास एक फंक्शन f है जो सेट जिसमें एलिमेंट्स है हमारे 2, 3, 4, 5 एंड ये इसका डोमेन है और को डोमेन में है 3, 4, 5, 9, और g दूसरा फंक्शन है जिसमें 3, 4, 5, 9 टू 7, 11 और 15 है. यानी कहने का मतलब है ये सेट पहला वाला a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है, और ये देखिए जो 3, 4, 5, 9 है वही g के लिए जो है डोमेन का काम कर रहा है. ओके, यहाँ पे डिफाइंड किया गया है कि f ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, यानी कि 2 का इमेज जो है 3 है. ओके, अंडर f 3 का आउटपुट 4 है, 4 वाले का 5 है और 4 वाले का 5 4 वाले का और 5 वाले का दोनों का f ऑफ 5 है. ओके,
और इधर से 3 का जी के अंडर में 3 की आउटपुट और 4 की आउटपुट क्या है, 7 है, और 5 और 9 की आउटपुट 11 है। तो हमें जी ऑफ एफ निकालना है। अब ये जी ऑफ एफ एक, इसको आप एक सिंपल एक फंक्शन मान लिए, भले इसका रिटर्न राइटिंग जो स्टाइल है वो थोड़ा सा आपको जो है डिफरेंट नज़र आ रही होगी, कॉम्प्लेक्स नज़र आ रही होगी। अब इसमें हम किसी फंक्शन में जैसे एफ ऑफ एक्स है तो हम उसमें एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, तो इस जी ऑफ एफ में एक्स की वैल्यूज जो आएंगी वो यहाँ से आएंगी, यानी कि मैं कैलकुलेट करूँगा जी ऑफ एफ ऑफ 2, जी ऑफ एफ ऑफ 3, जी ऑफ एफ ऑफ 4 फ्रॉम दिस। तो जी ऑफ एफ ऑफ 2, अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे देखिए जी ऑफ एफ ऑफ 2 को लिखने का क्या तरीका है, जी ऑफ एफ ऑफ 2 यानी जी के अंदर x की जगह पे एफ ऑफ 2 का आंसर आएगा, और एफ ऑफ 2 हमारे पास क्या है, 3 है, ये है 3, तो इस एफ ऑफ 2 का आंसर कितना है, 3। अब जी ऑफ 3 का आंसर कितना है, 7 है, यानी 2 का आउटपुट हमारा 7 आ गया। सिमिलर वे जी ऑफ एफ ऑफ 3 का आंसर, अब देखें एफ ऑफ 3 कितना है हमारा, एफ ऑफ 3 हमारा 4 है, तो ये जी ऑफ 4 हो गया। जी ऑफ 4 का आंसर भी क्या था, 7 है। तो 2 का आउटपुट 7, 3 का आउटपुट 7, और इसी तरह से 4 का आउटपुट और कितना आया हमारा 11, और 5 का आउटपुट 11 आ गया। तो हम एक नया ग्रुप बना सकते हैं, जैसे 2 to 7, 3 to 7 एंड 4 to 11 एंड 5 to 11, ये हमारा जी ऑफ एफ हो गया। ओके, यहाँ पे एग्जांपल नंबर 16 हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ दोनों एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, वो इस पहले वाली कंडीशन पे डिपेंड करता है जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था, ये वाली कंडीशन, कि अगर मैं जी ऑफ एफ की बात कर रहा हूँ तो रेंज ऑफ एफ शुड बी द डोमेन ऑफ द जी। आई रिपीट अगेन, अगर मैं जी ऑफ एफ की बात कर रहा हूँ तो जो पहला वाला फंक्शन है जी ऑफ एफ, ये जो फंक्शन है इसका जो रेंज है वो इसका सबसेट होना चाहिए सेकंड वाले का। अगर मैं एफ ऑफ जी की बात कर रहा हूँ तो एफ ऑफ जी में जी का जो रेंज होगा वो एफ का क्या होगा, हमारा सबसेट होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं उसी स्टाइल पे, उसी स्टेप पे। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जी ऑफ एफ एफ ऑफ जी, क्योंकि ये आर टू आर हैं दोनों के दोनों, तो सीधी सी बात है कि ये कंडीशन यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। ओके, लेकिन ज़रूरी नहीं है तब भी जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी इक्वल होंगे। हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शंस दे रखे हैं। देखिए एफ ऑफ एक्स दे रखा है हमारा क्या, कॉस ऑफ एक्स दे रखा है, और जी ऑफ एक्स क्या दे रखा है हमारा 3x² दे रखा है। अब हमें शो करना है कि ये जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी इक्वल नहीं है, पहले दोनों एग्जिस्ट करते हैं। चलिए जी ऑफ एफ कैसे निकालेंगे, तो जी के अंदर जहाँ पे एक्स आया था वहाँ पे एफ एक्स आएगा। ये देखिए इसको लिखने का तरीका, ये जी ऑफ एक्स के अंदर एफ एक्स आ गया। अब हमारा एफ एक्स क्या है, कॉस एक्स है, तो जी ऑफ कॉस एक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, जी एक्स में जहाँ पे एक्स लिखा हुआ था वहाँ पे कॉस एक्स आएगा, और जी एक्स है हमारा 3x², तो 3 और x की जगह ये आ गया cos x, सो दिस बिकम्स 3 cos स्क्वायर एक्स। अब हम क्या निकालेंगे, एफ ऑफ जी निकालेंगे। एफ ऑफ जी में क्या करेंगे, हम एफ में जी एक्स पुट करेंगे, तो हमने ये एफ ऑफ जी एक्स में जी एक्स पुट कर दिया, यानी कि एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे जी एक्स आएगा। तो जी एक्स क्या हमारा 3x² है, तो एफ ऑफ 3x² हो गया। और हमारा एफ एक्स क्या है, कॉस ऑफ एक्स है, तो कॉस ऑफ एक्स आना था, यहाँ पे जी एक्स आ गया, तो यानी कि 3x² आ गया, तो ये हमारा नया फंक्शन बन गया। ओके, कॉस ऑफ 3x²। तो क्या ये दोनों सेम है, तो ये 3 cos स्क्वायर एक्स है, ये cos 3x² है, दोनों इक्वल नहीं है। सो इज दैट वेरी क्लियर, केवल x=0 के अलावा ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। x=0 पे वो हो सकता है दोनों इक्वल आ जाएं। कैसे देखें, इसमें x=0 क्यों लिया गया है, ये cos 0, अगर मैं x=0 पुट करता हूँ तो ये कितना आता है, cos 0 यानी 1, और ये x=0 पुट नहीं, तब ये तो बराबर नहीं आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट। ओके, हमारे पास यहाँ पे अगेन दो फंक्शंस दे रखे हैं। अब ये थोड़ा सा एक बेसिक कंडीशन है कि हम इसकी इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। एफ और जी हमारे दोनों के दोनों 1 है, तो जी ऑफ एफ भी क्या होगा, 1 होगा, ये होगा। ओके, ये मेन कंडीशन है। ओके, देखिए कैसे करके हम क्या कह रहे हैं, हमें क्या चेक करना है,
जी ऑफ एफ की इंजेक्टिविटी चेक करनी है, 1 1 चेक करना है। तो 1 1 चेक करने का जो हमारा तरीका था कि हम क्या करते थे, दो इमेजेस को सेम लेते थे उस किसी भी फंक्शन के जिसको हमें 1 1 प्रूव करना था। तो वी हैव टेकन हियर द two elements x1 and x2 from the set A, okay, such that the images of x1 corresponding to this function g of f of x1 is equal to g of f of x2। अब क्योंकि हमने यहाँ पहले ही मान लिया ये दोनों के दोनों कैसे फंक्शंस हैं, 1 1 हैं, तो खैर g ऑफ एफ एक्स 1 को हम यूँ लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब क्योंकि g जो है 1 1 है, तो ये मान के चलिए कि ये g ऑफ समथिंग है और ये g ऑफ समथिंग है। क्योंकि g जो है 1 1 है, इसलिए इसकी जो प्री इमेज है, प्री इमेज का काम कौन कर रहा है इस gx में, f ऑफ x1 कर रहा है। तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू, यहाँ के लिए f ऑफ x2 था तो f ऑफ x2 गया, लेकिन फिर f क्या है हमारा 1 1 है, तो इसकी जो प्री इमेजेस हैं वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हमने दिखा दिया कि x1 इज इक्वल टू x2 दिखा दिया, यानी कि हमने क्या किया, g ऑफ f ऑफ x में दो इमेजेस को हमने सेम लिया, उसकी करस्पॉन्डिंग दो प्री इमेजेस थी उनको भी हमने इक्वल दिखा दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, 1 1 हो गया। सिमिलरली वी कैन शो दैट अगर f ऑफ g, f एंड g, अगर ये दो फंक्शंस हैं जो f a to b है और g b to c है और दोनों के दोनों 1 on to हैं, तो देयर कंपोजिशन दैट इज g ऑफ f भी क्या होगा, on to होगा। और इसको हम उसी स्टाइल में प्रूव कर सकते हैं जैसे हम किसी फंक्शंस की सर्जेक्टिविटी या ऑन टू डिस्कस करते हैं। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इस c, क्योंकि g ऑफ f हमारा a to c है, तो मैं क्या दिखाऊंगा ऑन टू के लिए कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, यूनिक एलिमेंट फ्रॉम दिस सेट। ओके, सो हमने क्या कर लिया, यहाँ का c एलिमेंट लिया। अब c किससे बिलोंग करता है, सॉरी z किससे बिलोंग करता है, z बिलोंग करता है c से। अब z अगर c से बिलोंग करता है तो इसके, क्योंकि ये ऑन टू है, तो इसके एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग हमारे पास b में कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए, और मान लीजिए वो y है, तो z के करस्पॉन्डिंग b में क्या है, y है, और y ये यहाँ से भी होगा, और क्योंकि f भी ऑन टू है तो y के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, x a में कोई ना कोई एलिमेंट होगा। ओके, मैं ये कह रहा हूँ कि c के, क्योंकि g जो है ऑन टू है, अब अगर c में कोई एलिमेंट है तो इस g के ऑन टू होने की वजह से इस मान लो मैंने यहाँ पे z लिया है, तो z बिलोंग्स टू c, देयर एग्जिस्ट प्री इमेज y ऑफ z इन b। अब y के जो एलिमेंट है उसकी प्री इमेज कहाँ एग्जिस्ट करेगी, a में एग्जिस्ट करेगी, और वो मान लीजिए y के करस्पॉन्डिंग क्या है, x है। तो मेरे कहने का मतलब है कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ c, ओके, एवरी एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू c, देयर एग्जिस्ट यूनिक एलिमेंट, कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा कहाँ, a में। तो ये हमारा ऑन टू शो हो जाएगा। ओके, हाउ टू राइट द एक्सप्लेनेशन, हियर यू कैन सी अनदर एग्जाम्पल इज, ये ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि 1 1 वगैरह ऑन टू वगैरह होगा, ये होगा। ओके, लेकिन एक चीज़ और है, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं क्या डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि f और g 1 1 हैं, तो g ऑफ f 1 1 होगा ही होगा। आई रिपीट अगेन, अगर हमारे पास f और g जो हैं 1 1 हैं तो उनका कंपोजिशन 1 1 होगा। लेकिन इसके अपोजिट चलिए, इसके थोड़ा सा अगेंस्ट चलिए, अगर g ऑफ f 1 1 है तो क्या f और g भी 1 1 होंगे? ज़रूरी नहीं है, मैं इसको हम प्रूफ करेंगे आगे किसी न किसी स्लाइड में कि अगर g ऑफ f 1 1 है तो f का 1 1 होना ही सफिशिएंट है। जरूरी नहीं g 1 1 है या नहीं है, f के 1 1 होने से भी जो है g 1 1 हो जाएगा। और अगर हम ऑन टू की बात कर रहे हैं कि g ऑफ f ऑन टू है, तो g ऑफ f ऑन टू है, इसका मतलब ये है कि g वाला ऑन टू है, इसमें f का कोई रोल नहीं है कि f ऑन टू हो या ना हो। ओके,
दिस इज वेरी कंसेप्चुअल स्टेप। आई रिपीट अगेन, अगर g ऑफ f 1 1 है, इसका मतलब f 1 1 होगा ही होगा, और g ऑफ f ऑन टू है तो इसका मतलब है g ऑन टू होगा ही होगा। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं किस पे, कंपोजिशन ऑफ द टू फंक्शंस। ओके, अब चलिए थोड़ा सा हम बात कर देंगे किसकी, इन्वर्टिबिलिटी की। इन्वर्टिबिलिटी मतलब व्युत्क्रमणीय, किसी फंक्शंस का इन्वर्स कैसे निकाला जाता है, इन्वर्ट कैसे, ये इन्वर्टिबल है या नहीं है। तो इन्वर्टिबिलिटी हम शायद पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कहीं ना कहीं, कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन f फ्रॉम a टू b है, और अगर वहाँ पॉसिबल हुआ एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है जिसकी जो मैपिंग है वो इसके रिवर्स लेके आती है, यानी b टू a ले आती है, तो वो जो इसका मतलब जो है वो g जो है f का इन्वर्स हो जाएगा। ओके, आई रिपीट अगेन, अगर हमारा फंक्शन f फ्रॉम a टू b था, तो अगर कोई एक ऐसा फंक्शन है जो b टू a को एसोसिएट करता हो, मैपिंग फ्रॉम b टू a करवाता हो, तो वो उसका इन्वर्स हो जाएगा। लेकिन ये कंडीशन कैसी होगी कि ये b टू a वाला ही इन्वर्स होगा? वो ऐसा होगा, उसमें हम क्या करेंगे, तब इन दोनों का कंपोजिशन लेंगे। अब f ऑफ g लेंगे या g ऑफ f लेंगे, तो f ऑफ g हमारा क्या निकलेगा, आइडेंटिटी या तत्समक फलन निकलेगा, और उसी तरह से g ऑफ f हमारा क्या निकलेगा, आइडेंटिटी ऑफ a निकलेगा। अब यहाँ पे जो a लिखा हुआ है और g ऑफ f में मैंने a लिखा है और f ऑफ g में b लिखा है, इसका मीनिंग क्या है कि ये जो आइडेंटिटी ऑफ a लिखा है यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो f है उसमें जो x आएगा वो कहाँ से आएगा, a से आएगा, और जबकि f ऑफ g में जो x आएगा वो कहाँ से आएगा, क्योंकि g जो है b टू a है तो वो b से आएगा, इसलिए ये आइडेंटिटी ऑफ a हो जाएगा, आइडेंटिटी ऑफ b हो जाएगा, यानी कि तत्समक फंक्शन बन जाएगा। और उसको f का इन्वर्स लिखने का तरीका ये है, f रेज़ टू द पावर -1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये तो हमारा इन्वर्स हुआ। अब कंडीशन क्या है कि किसी फलन का, किसी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं है। उसकी सीधी सीधी बात है कि एक मेन कंडीशन है, और वो ये है कि अगर कि कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं है, वो डिपेंड करता है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है। अब बाइजेक्टिविटी क्या होती है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अ लॉट अबाउट दिस इन द प्रीवियस एक्सरसाइज। ओके, फिर भी बाइजेक्टिव का मतलब हुआ कि कोई भी फंक्शन जो 1 1 और ऑन टू होगा वो बाइजेक्टिव होता है। यानी कि अगर इन्वर्टिबिलिटी मुझे डिस्कस करनी है कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, वो इतनी बात से हो जाएगा कि ये 1 1 और ऑन टू अगर उसको दिखाया जाए तो ये हो जाएगा। यहाँ पे हम एग्जाम्पल दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से देखिए इन्वर्टिबिलिटी की बात कर रहा है। f फ्रॉम n टू y है, n इज द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर और y इसका जो है कोडोमेन है। ओके, फंक्शंस कैसे डिफाइन किया गया, f ऑफ x इक्वल टू 4x प्लस 3 दिखाया गया है। ओके, यहाँ पे y इज इक्वल टू लिखा है फॉर सम x, यानी कि जो आउटपुट है, यानी कि हमारा y सीधे सीधे यहाँ पे रेंज है। हमें f को क्या दिखाना है, इन्वर्टिबल दिखाना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इन्वर्टिबिलिटी के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, हमने मान लीजिए y कोई एलिमेंट लिया, स्मॉल y दैट बिलोंग्स टू दिस वन सेट। ओके, सो y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 1। अब हम क्या करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग इसको सॉल्व करके x निकाला। ओके, और y ये क्या निकाला, y माइनस 3/4 निकाला, और ये अनदर फंक्शन बन गया g। ये भी एक फंक्शन था 4x प्लस 3, y इज इक्वल टू 4x प्लस 3, और ये अनदर फंक्शन निकला, इसी को सॉल्व करके x इज इक्वल टू y माइनस 3/4। ये y का फंक्शन है, ये x का फंक्शन है, ये n टू y था, ये y टू n निकल गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, इनका कंपोजिशन लेके देखेंगे। तो g ऑफ y ये आ गया। अब g ऑफ fx में निकाल के देखिएगा, तो g ऑफ fx में जब हम g की जगह fx पुट करते हैं, ये जो gx आता है, एंड दैट इज इक्वल टू x, सीधे सीधे x आ गया, दैट इज आइडेंटिटी ऑफ दिस n आ गया हमारा है। वहाँ पे आइडेंटिटी ऑफ a लिखवाया था मैंने, क्योंकि वहाँ पे a टू b था, यहाँ पे n टू 1 था। ये जो x आएगा वो कहाँ से बिलोंग करेगा, इससे बिलोंग करेगा। और फिर साथ ही साथ हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे मैंने g ऑफ f निकाला है, अब हम f ऑफ g निकालेंगे। तो अब जब आप f ऑफ g को कैलकुलेट करोगे, सॉल्व करोगे, तो ओनली y आएगा। ओके, दैट इज आइडेंटिटी फ्रॉम दिस सेट। तो ये देखिए मेन लाइन यहाँ पे है,
आप इसको समझिए, दिस सोज दैट, इससे पता लगता है हमको कि जो जी ऑफ एफ है वो क्या निकला, आइडेंटिटी ऑफ एन निकला, एंड आइडेंटिटी का मतलब तत्समक होता है, एंड एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ और आई ऑफ जी दोनों आइडेंटिटी सेट्स निकले हैं, आइडेंटिटी फलन निकले हैं। इसका मतलब जो है कि हमारा जो है एफ इन्वर्टिबल है और उसका जो इन्वर्स है वो जो है वो जी है, यानी कि वो हमारा क्या है, y-3 है। और उसका इन्वर्स अगर मुझे एफ एक्स अगर मैं एक्स के टर्म्स में लिख रहा हूँ तो उसका इन्वर्स भी एक्स के टर्म्स में लिखा जाएगा। तो उसका इन्वर्स जो है मैं सिंपली इस y की जगह पे भी x लिख करके कर सकता हूँ, दैट इज x-3/4। ओके, सो दिस वाज द एग्जांपल हाउ टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ एनी फंक्शन। ओके, और थोड़ा डिटेल में हम बाइजेक्टिविटी चेक करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन हमारे पास, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास यहाँ पे एक फलन है f फ्रॉम n to r। ओके, इसका जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर्स है और जो हमारा को डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में डाला गया है कि हमारा जो फलन है एफ एक्स जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि द्विघात समीकरण है, और ये हमारी क्या है 4x² + 12x + 15 है। अब हमें क्या करना है इसको, फिर वो देखो f फ्रॉम n to s को हमें इन्वर्टिबल दिखाना है। आपको यहाँ देखिए उसने इन्वर्टिबिलिटी के लिए f फ्रॉम n to r नहीं बोला है, f फ्रॉम n to s बोला है। ये क्यों? क्योंकि अगर वो उसका इन्वर्स होगा तो उसके लिए जरूरी है कि यहाँ पे उसको बाइजेक्टिव होना जरूरी है, और बाइजेक्टिव ये तभी होगा जब ये ऑन टू और 1 1 होगा। ओके, खैर अब इसकी इन्वर्टिबिलिटी कैसे डिस्कस की जा रही है वो देखिए। हम क्या करेंगे, जैसे हमने y = f(x) लिखा तो इसको सॉल्व करके ये लिखा y = और तब ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, इसको हमने x के लिए सॉल्व किया। जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में ये देखिए यहाँ पे y = इसको रखा था और फिर x के लिए इसको सॉल्व किया था। ओके, यहाँ पे हमने y = रखा और x के लिए इसको सॉल्व किया। तो इसको हम डायरेक्टली एक डिस्क्रिमिनेंट जो स्क्वायर रूट फार्मूला है उससे हम इसको निकाल सकते हैं। ओके, x = ये आया। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा जो x निकला है वो √y-6 है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये तभी क्लियर होगा जब y की जो वैल्यू है वो मोर देन 6 होगी, क्योंकि अगर लेस देन और इक्वल टू 6 है, यानी सॉरी इक्वल टू 6 तो चलेगा, मोर देन लेस देन अगर 6 होगा तो ये अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाएगा, दैट उससे ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। जबकि हमारा ये n to r था जो कि रियल नंबर था, तो हम कॉम्प्लेक्स नहीं डिस्कस कर रहे हैं। इसका मतलब है ये जो s है वहाँ क्या है, s में डेफिनेटली ऐसे नंबर्स हैं जो 6 एंड अबव हैं, उसकी रेंज जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 हो गया। तो खैर हमारा एक नया फलन आ गया और वो क्या गया, g फ्रॉम s to n आ गया। s to n क्या दिया गया, ये वाला, ये हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, f ऑफ g और g ऑफ f निकालेंगे। तो f ऑफ g और g ऑफ f में इसको सॉल्व करके ये देख लिए हमारा क्या निकला, x निकला। ओके, दिस इज द कैलकुलेशन पार्ट। ओके, जस्ट होल्ड द वीडियो एंड सी हाउ टू सॉल्व दिस। ओके, एंड सिमिलरली g ऑफ f(x) निकाला, नाउ f ऑफ g निकालेंगे। g ऑफ f(x) का आंसर x आएगा, f ऑफ g का आंसर y आएगा। आई रिपीट अगेन, g ऑफ f(x) में ये जो x है वो n से बिलोंग करती है। ओके, तो ये हम आइडेंटिटी ऑफ n कह सकते हैं यहाँ पे। और f ऑफ g में जो ये y है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, ये s to n था तो वो s से बिलोंग करता है, यानी उसके रेंज से बिलोंग करेगा। तो आप इसके कैलकुलेशन को देखेंगे तो हमारा क्या आ गया, y आ गया। तो ये हमारा इन्वर्स हो गया। सो ये भी एक तरीका है हमारा इन्वर्स निकालने का। तो हमने ये देखा कि g ऑफ f और f ऑफ g दोनों क्या निकले, हमारे तत्समक यानी आइडेंटिटी फंक्शंस निकले। ओके, इट्स वेरी क्लियर दैट f इज इन्वर्टिबल or f inverse is g. So this is the inverse of this one. Okay, that's all. This is the end of the example number 25. Let's move to the next one. 826 है। ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया गया है आपको, f from n to n and g from n to n, 3 फंक्शंस लिए गए हैं। अभी तक हम जो कंपोजिशन डिस्कस कर रहे थे वो 2 फंक्शंस के बीच में कर रहे थे, 2 फंक्शंस का कंपोजिशन ले रहे थे। यहाँ पे कंपोजिशन हम 3 फंक्शंस का ले रहे हैं। f ऑफ g ऑफ h हो जाएगा या h ऑफ g ऑफ h हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, प्लस या मल्टीप्लिकेशन में ये चल सकता है। तो ये देखिए हमें क्या कर रखा है, अब हम 3 फंक्शंस का ये देखिए, सो दैट h ऑफ g ऑफ f इज इक्वल टू h ऑफ g ऑफ f लिखा हुआ है। ओके, ये एक प्रॉपर्टी भी है इसकी, अलजेब्रिक प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके,
इस तरह से इसको डिस्कस किया गया है। तो इसको कैसे इसको प्रूव करेंगे, तो पहले हम एक पार्ट को सॉल्व करेंगे, एच ऑफ जी ऑफ एफ। खैर यहाँ पे देखिए हमारा एफ क्या है 2x है, जी वाई क्या है 3y + 4 है, और जो जेड है वो वाला एच जेड है वो क्या है साइन ऑफ जेड लिखा गया है। देखिए एफ फ्रॉम एन टू एन है, अब जी जो है एन टू एन है, और एच फ्रॉम एन टू आर है। तो इसका रेंज, इसका सबसेट, इसका रेंज, इसका सबसेट हो गया है। तो हम यहाँ पे ये एच ऑफ जी ऑफ एफ निकाल लें, तो इसको कैसे निकालेंगे, एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स। तो पहले हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स यानी कि एच के अंदर जी ऑफ एफ एक्स आएगा। ओके, तो ये डिस्ट्रीब्यूट करके एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, है ना। यानी हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, जी के अंदर एफ एक्स को पुट करेंगे। अब जी के अंदर एफ एक्स को पुट करेंगे। व्हाट इज जी, जी इज 3y + 4। तो 3y + 4 यानी जहाँ पे y आया वहाँ पे एफ एक्स आएगा। ओके, सो यहाँ पे एफ एक्स हमारा कितना है 2x है। तो हमने g के अंदर पुट कर दिया, तो ये g ऑफ जी वाई था हमारा 3y + 4, तो ये आ गया 3y + 4। तो y की जगह पे एफ एक्स आ गया। तो ये सॉल्व करके 6x + 4 हो गया। अब हमें h ऑफ ये निकालना है। तो जो हमारा फलन था एच एक्स या जो भी है एच जेड है, उसमें अब हमारे जो वेरिएबल है जेड उसकी जगह क्या आएगा 6x + 4 आएगा। वो साइन जेड है तो साइन ऑफ 6x + 4 आ गया। सो दिस इज व्हाट एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स आ गया। अब आप इसको ये देख सकते हैं, इसका मतलब है हम पहले एच ऑफ जी को कैलकुलेट करेंगे। एच ऑफ जी को कैलकुलेट करने का मतलब है एच के अंदर को जी को पुट करेंगे सबसे पहले। ओके, तो ये देखिए एच ऑफ जी, एच के अंदर जी को पुट कर दिया गया है, एच ऑफ जी ऑफ एक्स है, तो ये एफ एक्स आ गया है, एच ऑफ जी एक्स हो गया, और फिर उसी स्टाइल में इसको सॉल्व करके ये आ गया। तो दोनों के दोनों हमारे क्या आ गए, सेम आंसर आ गए। इसका मतलब ये दोनों ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है वैसे भी। नेक्स्ट वन, यहाँ पे ये थ्योरम है एंड यू विल गेट अ क्वेश्चन। ओके, एच ऑफ जी ऑफ एफ इज इक्वल टू एच ऑफ जी ऑफ एफ, दैट इज द कंपोजिशन ऑफ द 3 फंक्शंस एंड दैट वो जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ओके, नेक्स्ट वन, यहाँ पे एक और बात है, क्योंकि हम कहते हैं कि इन्वर्स की हम बात कर रहे हैं, तो कंपोजिट जो फंक्शन है उसका भी तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। लेकिन कंपोजिट फंक्शंस का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब जिन फंक्शंस का हम कंपोजिशन ले रहे हैं, यानी जैसे एफ और जी लिया हमने, तो एफ हमारा x to y था और g हमारा y to z था। अगर हम इनका कंपोजिशन ले रहे हैं, ये दोनों के दोनों इन्वर्टिबल फंक्शन हैं, तो g ऑफ f भी क्या होगा हमारा इन्वर्टिबल होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि g ऑफ f का जो होल इन्वर्स होगा दैट इज इक्वल टू द कंपोजिशन ऑफ f इन्वर्स ऑफ g इन्वर्स, f इन्वर्स एंड g इन्वर्स होगा। ओके, सो ये देखिए यहाँ पे कैसे किया गया है, सो दैट g ऑफ f इज इन्वर्टिबल। पहले हमें g ऑफ f को इन्वर्टिबल दिखाना है तो, और ये उसका जो है एक्सप्लेनेशन है कि g ऑफ f का इन्वर्स कैसे निकाला जाएगा। तो g ऑफ f का जो इन्वर्स होगा वो f इन्वर्स एंड g इन्वर्स का f इन्वर्स ऑफ g इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि f ऑफ g का कंपोजिशन हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है, इसका इन्वर्स ये दिखाना है। तो अगर इसका इन्वर्स ये है तो इन दोनों का फिर कंपोजिशन लेंगे तो वो आइडेंटिटी आना चाहिए। तो वही काम यहाँ पे किया गया है। ये फर्स्ट फंक्शन ये अगर इन्वर्स है इसका, तो इन दोनों का कंपोजिशन क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। ओके, और क्योंकि ये g ऑफ एफ एक्स है ना, तो हमारा यहाँ पे जो वो आइडेंटिटी ऑफ x का आएगा। और अगर मैं इसको पहले लिखूँ, यानी कि मैं g ये वाला पार्ट जो है g ऑफ f ऑफ ये लिखा है, तो आइडेंटिटी ऑफ z है, यानी यहाँ से जो है इसके डोमेन से, तो इसका डोमेन क्या है z बन जाएगा, है ना। तो ये z2 हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व कर दिया गया है। ओके, अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की वजह से f इन्वर्स ऑफ g इन्वर्स ऑफ दिस 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 दिस, तो ये सबसे पहले ये जो पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, ये केवल लिखने का तरीका है। ये g यहाँ अंदर चले जाएगा। अब जो g ऑफ g इन्वर्स है यहाँ पे जो आ रहा है, ये आइडेंटिटी बन जाता है। तो ये हो गया। अब f इन्वर्स का हम अगर कंपोजिशन आइडेंटिटी के साथ लेंगे तो वो हमारा आइडेंटिटी आएगा। ओके, ऑफ f हो गया। तो इन दोनों का इन्वर्स क्या है हमारा, अच्छा ये कंपोजिशन भी वैसे भी है, ये आइडेंटिटी आ गया। तो आइडेंटिटी ऑफ x इस तरह से आइडेंटिटी ऑफ ये आ गया।
ये हमने जो पिछले थ्योरम्स पढ़ी हैं उनका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ये दिया गया है। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे एक सेट दे रखा है S 1 2 3 जिसके एलिमेंट्स हैं, और एक फंक्शंस पर डिफाइंड किया गया है फ्रॉम S to S, और यहाँ पे नीचे 3 सेट्स दिए गए हैं, और इनमें से हमें चेक करना है कि किस फंक्शंस का इन्वर्स एग्जिस्ट है, कौन ओके इनमें से कौन इन्वर्स का काम, किसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है एक्चुअली। तो जो फर्स्ट वाला है देखिए 1 to 1 है, 2 to 2 है, 3 to 3 है। ओके, तो 1 2 3 ये 1 1 और ऑन टू है। ओके, हमें यही देखना है कि ये बाइजेक्टिव है नहीं है। तो ये 1 1 और ऑन टू है, तो सीधी सी बात है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, यानी पहले वाला इन्वर्टिबल है। सेकंड वाला देखिए 1 to 2 2 to 1 3 to 1 हुआ, तो ये 1 1 नहीं है, क्योंकि 1 2 3 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और सबकी इनपुट जो है इनपुट जो है भले ही डिफरेंट है, लेकिन आउटपुट क्या आ रही है, सबकी 1 आ रही है। तो ये 1 1 नहीं है, मैनी 1 है, इसलिए ये इन्वर्टिबल नहीं है। ओके, अब चलिए थर्ड पे 1 to 3, आप यहाँ देखिए सी वाले में क्या लिखा है, 1 की इमेज 1 का आउटपुट 3 है, 3 का क्या है 2 है, और 2 का क्या है 1 है, 1 का 3, 3 का 2, 2 का 1 है। सो अगेन डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेजेस हैं। ओके, और ये ऑन टू भी है ना, तो 1 1 ऑन टू सब चीज़ है, तो ये भी क्या हो गया हमारा इन्वर्टिबल हो गया। इस सी वाले का भी इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अगर बात आती है इसका इन्वर्स क्या होगा, तो इसका इन्वर्स के लिए हम क्या करेंगे, केवल इन पीएस को रिवर्स करेंगे, यानी कि 3 to 1 2 to 3 और 1 to 2 हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे इसका दिखा रखा है, ये पहले वाले की इसका इन्वर्स 1 to 1 इस तरह से, और ये तीसरे वाले का 3 to 1 2 to 3 एंड 1 to 2 कर दिया, इन पीएस को रिवर्स कर दिया गया है। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है। ओके, ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, F फ्रॉम A to B है, ये 1 3 5 और 1 to 5 है। अभी हमने रिसेंट लास्ट में जो एग्जांपल सॉल्व किया है उसको देखना है। ओके, तो F हमारा ये है 1 to 2 1 to 3 to 5 4 to 1 है, और G हमारा ये वाला पेयर है। अब हम क्या करेंगे, इसको हमें क्या निकालना है, G ऑफ F निकालना है। तो G ऑफ F में हम X की वैल्यू पुट करेंगे। X की वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, यहाँ से, तो यानी G ऑफ F ऑफ 1 निकालेंगे, G ऑफ F ऑफ 2 निकालेंगे। उसका सोल्यूशन ये देखिए, ये F फ्रॉम ये इस तरह से मैंने एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। अब हमें क्या करना है, F और G ये दे रखे हैं, तो ये देखिए हमने क्या कर लिया है, यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल में लिखा हुआ है कि F फ्रॉम F कहाँ है, ये 1 to 2 है, तो F ऑफ 1 की आंसर 2 आ रहा है, F ऑफ 3 का आंसर 5 आ रहा है। इसी को, इन दोनों को मैंने थोड़ा सा डिटेल में लिखा हुआ है। ओके, हमें करना क्या है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था G ऑफ F निकालिए। तो G ऑफ F में आप यहाँ पे देखिए ये वाला पोर्शन, G ऑफ F ऑफ 1 आएगा, G ऑफ F ऑफ, ठीक है, और G ऑफ F ऑफ 3 आएगा, और G ऑफ F ऑफ 4 आएगा। तो G ऑफ F ऑफ 1 कहाँ से आएगा, तो पहले हम यहाँ पे देंगे F ऑफ 1 कितना है भाई, तो F ऑफ 1 हमारा 2 है, तो वो हो जाएगा G ऑफ F ऑफ 1, ये कितना आ गया 2 आ गया, तो ये हमारा 3 आ गया। उसी तरह से दूसरे वाले में 3 पुट किया, तो F ऑफ 3 कितना हुआ हमारा, F ऑफ 3 5 आया, तो यहाँ पे हमारा 5 आ जाएगा, तो ये हो गया G ऑफ 5। तो 1 का आउटपुट हमारा 3 आया, 3 का आउटपुट हमारा 1 आ गया, और 4 का आउटपुट हमारा 3 आ गया। तो ये मैंने G ऑफ F इस स्टाइल में लिखा हुआ है। सो दिस इज द आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ओके, यहाँ पे ये थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात करता है कि हमें दो फंक्शंस दे रखे हैं, तो हमें क्या उनको इस तरह से लिखा जा सकता है, F प्लस G ऑफ H। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नथिंग टू वरी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप इसका सॉल्यूशन यहाँ देखिए, मैंने जो एक्सप्लेन किया हुआ है, ये थोड़ा सा लिखने का स्टाइल आप ज़रूर पकड़िए। ओके, हमारा जो हमने क्या किया, 3 फंक्शंस लिए, ओके, और वो R to R हमने लिए हैं। अब पहले वाला पार्ट क्या दिखाना मुझे, F प्लस G ऑफ H इज इक्वल टू ये दिखाना है, ओके, और दूसरे वाले पार्ट में वो डिस्ट्रीब्यूटिव में मल्टीप्लाई F ऑफ H एंड G ऑफ F दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेंगे X, कहाँ से, R से, F फ्रॉम R to R लिया, तो यहाँ का एलिमेंट लिया हमने, ओके, कोई एलिमेंट लिया। F प्लस G ऑफ H X को लिखने का तरीका देखिए क्या किया मैंने,
इस ओ को हटा करके, ऑफ को हटा करके मैंने एफ प्लस जी एच एक्स लिख दिया। अब ये एच अंदर जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा ये एफ ऑफ एफ एच एक्स हो गया, जी एच एक्स हो गया। अब आप एफ एच एक्स को क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एच एक्स लिख सकते हैं, और इसको जी ऑफ एच एक्स लिख सकते हैं। और फिर दोबारा आप देख सकते हैं क्योंकि सबका एक्स लिया जा रहा है तो हमने इसको बाहर कर दिया। सो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग। सिमिलर फॉर मल्टीप्लीकेशन, एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स, अब ये एच जो है अंदर जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एफ ऑफ एच एक्स इंटू जी ऑफ एच एक्स। फिर इसको दोबारा रिवर्स स्टाइल में लिख करके एक्स को बाहर कर दे, एफ ऑफ जी ऑफ एच लिख सकते हैं। ओके, अब हमारा ये क्वेश्चन है थोड़ा सा, इसका इन्वर्स हमें दो फंक्शन दे रखे हैं और उनका कंपोजिशन निकालना है। एफ एक्स क्या है हमारा, मॉड एक्स है, जी एक्स क्या है हमारा, मॉड ऑफ 5x - 2 है। तो किस तरह से हम इस दो फंक्शंस का कंपोजिशन निकाल सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी दोनों के दोनों हैं। ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे है। हमने ये लिखे यहाँ पे फलन। अब सबसे पहली बात आती है कि एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स का मतलब हुआ कि एफ के अंदर जी एक्स आएगा, जहाँ पे एक्स लिखा हुआ है तो एफ के अंदर जी एक्स आएगा। अब एफ क्या है हमारा, मॉड एक्स है, तो इस मॉड एक्स में एक्स की जगह क्या आएगा, पूरा का पूरा जी एक्स आएगा, ये पूरा का पूरा है। तो इस तरह से ये एफ ऑफ, मैंने ये जी एक्स लिख दिया। और आप इसको सॉल्व करके देख रहे हैं, क्योंकि ये एफ खुद मॉड ऑफ एक्स है तो इस एक्स की जगह है तो डबल मॉड लग गया। क्योंकि डबल मॉड का मीनिंग ये हुआ कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जिसको हम कहते हैं तो इसको पॉजिटिव को फिर पॉजिटिव किया जाएगा, तो ये तो वही सेम आंसर आएगा। ओके, सो इसको मैंने क्या लिख दिया, मॉड ऑफ 5x - 2 लिख दिया। एंड जी ऑफ एफ एक्स में हम क्या करेंगे, जी के अंदर एफ एक्स को पुट करेंगे। ओके, तो जी हमारा क्या है, ये है मॉड ऑफ 5x - 2 है। इस x की जगह क्या आएगा, एफ एक्स आएगा, और एफ एक्स क्या हमारा मॉड एक्स है। तो हमने इस तरह से ये 5x की जगह मॉड एक्स आ गया, तो इस तरह से उसको लिखने का तरीका ही है। ओके, अब दूसरे वाले सेट में हमारे पास क्या है फंक्शन, एफ एक्स 8x³ है और जी ऑफ एक्स जो है x की पावर 3 है। तो जब हम जी ऑफ एफ निकालेंगे तो जी के अंदर एफ एक्स को पुट करेंगे, तो एफ एक्स हमारा 8x³ है, ये देखिए इसको सॉल्व करके ये 2x आ गया, और एफ ऑफ जी हमारा 8x आ जाएगा। सॉल्विंग दिस, नेक्स्ट क्वेश्चन 4th। अब हमें एक फलन दे रखा है, एफ एक्स रेशनल फॉर्म में है 4x + 3/6x - 4। आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे क्यों ये x इज नॉट इक्वल टू 2/3 लिखा गया है, क्योंकि अगर x इज इक्वल टू 2/3 होगा तो द डिनोमिनेटर बिकम्स 0 एंड इन दैट केस द फंक्शंस बिकम नॉट डिफाइंड। ओके, तो ये इस तरह से है। इसमें क्या निकालना है, एफ ऑफ एफ एक्स को हमें आइडेंटिटी x दिखाना है। ओके, तो कुछ नहीं करना है, f के अंदर जहाँ पे x आया है वहाँ पे दोबारा क्या आएगा, किसके साथ हम इसका कंपोजिशन ले रहे हैं, एफ एक्स के साथ ही ले रहे हैं। तो इसमें एफ एक्स में x की जगह एफ एक्स आएगा। ओके, लेट्स सी इट्स सॉल्यूशन। ये देखिए ये एफ एक्स है, हमने क्या एफ ऑफ एफ एक्स निकालना, और दूसरा पार्ट हमारा ये है, 2 क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा एक चीज़ और देखिए कि हम अपने सॉल्यूशन को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। ओके, हाउ टू राइट द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि जब एग्ज़ाम होता है या टेस्ट होता है तो उस समय स्टूडेंट की बारी होती है, वो टीचर को वापस या जो भी इंस्ट्रक्टर है उसको दोबारा एक्सप्लेन करके दिखाए कि इस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। ओके, तो खैर हमारा एफ एक्स ये था, एक्स की जगह मैंने अभी आपसे कहा था कि एफ एक्स आ गया। ओके, और एफ एक्स को सॉल्व करके ये लिख दिया। तो सॉल्विंग ऑल दिस बिकम्स लाइक दिस एंड फाइनली वी गॉट एक्स। ओके, दिस एक्स बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ एफ, सो एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आ गया, तो ये तत्समक आ गया। और सीधी सी बात है, जब दो फंक्शंस का कंपोजिशन कोई तत्समक फलन निकलता है, आइडेंटिटी फंक्शन निकलता है, इसका मतलब ये होता है कि दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। तो एफ एक्स का इन्वर्स क्या हो जाएगा हमारा, एफ एक्स की जगह, क्योंकि उसका कंपोजिशन तत्समक आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें यहाँ पे कुछ फंक्शंस दिए गए हैं। ओके, और उनका इन्वर्स है या नहीं है। ओके, ऑलमोस्ट सिमिलर टू द लास्ट एग्जाम्पल। तो देखिए जैसे यहाँ पे f 1 2 3 4 to 10 है, तो 1 to 10 2 to 10 और दिस है। अब आपको पता लग रहा होगा क्या, ये हमें इसकी इन्वर्टिबिलिटी चेक करनी है। यहाँ पे लिखा है कि ये प्रतिलोम है या
नहीं है इन फलनों का, तो इसका प्रतिलोम है नहीं है। शायद आपके दिमाग में आइडिया आ गया होगा कि इसका प्रतिलोम इन्वर्स होगा या नहीं होगा, है। ओके, आप क्या सोचते हैं, ये 1 1 है या नहीं है, ये ऑन टू है या नहीं है, हम ये दो चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। तो इसका सॉल्यूशन आप लिखने का तरीका ये होगा, और उसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे ये देखिए, जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो 1 to 10, 2 to 10, 3 to 10, in all cases the images are same. So भले ही 1 2 3 4 सारे के सारे डिफरेंट इनपुट्स हैं, इमेज प्री इमेजेस हैं, उनके इमेजेस जो हैं सेम आ रहे हैं। ये देखिए मैंने क्या किया, f of x1 f of x2 इक्वल टू 10 लिया। अब यहाँ पे क्या लिखा मैंने, x1 इज नॉट इक्वल टू x2, क्योंकि 1 2 3 ये डिफरेंट है, लेकिन इमेजेस क्या है, सेम है। तो f क्या है, 1 1 नहीं है, तो f इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। 1 1 या ऑन टू कोई भी एक चीज़ फेल हो जाए तो सीधी सी बात है फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा या प्रतिलोम एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, सेकेंड पार्ट में देखिए जी, इसको देखिए 5 to 4, 6 to 3, 7 to 4, 8 to 2। सो 5 6 7 और 8 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। 5 की इमेज 4, 6 की 3, 7 की 4। सो डिफरेंट एलिमेंट्स हैव द डिफरेंट इमेजेस। ओके, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी देखिए, ये जो 1 2 3 4 है, सब के सब एसोसिएटेड हैं या नहीं है। सो ऑल आर एसोसिएटेड, है ना। जस्ट चेक कर लीजिए, 5 का आंसर 4 आया, 6 का आंसर 3 आया, 7 का आंसर 4 आ गया। ओह, ये 1 1 भी नहीं है, क्योंकि 5 और 7 ये लिखे, मैं ये इस तरह से मैंने सॉल्यूशन लिखा हुआ है कि जी ऑफ 5 और जी ऑफ 7 दोनों का आउटपुट क्या है, 4 आ रहा है, लेकिन 5 और 7 तो बराबर नहीं है। ओके, स्टाइल देख लीजिएगा लिखने का। पहले मैंने दिखाया कि ये दोनों का आंसर क्या है, 4 है। ओके, फिर मैंने इसको माना x1, इसको माना x2, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं और आउटपुट मैंने सेम दिखाया, तो 1 1 नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे ये ऑन टू भी नहीं है। ऑन टू नहीं है ना, ऑन टू तो है ये, है ना। ओके, थोड़ा सा ये मिस एक्सप्लेनेशन हो गया। चलिए, खैर 1 1 ना होने की वजह से ये फंक्शन हमारा इन्वर्टेबल नहीं है, ये इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, इसका थर्ड पार्ट देखिए, एच में देखिए 2 to 7, 2 to 7, 3 to 9, 4 to 11, 5 to 13। क्लियरली डिफरेंट एलिमेंट्स हैव द डिफरेंट इमेजेस। अलग अलग हैं, इनपुट की अलग अलग आउटपुट आ रही हैं, तो ये 1 1 है। और यहाँ का हर एलिमेंट इससे एसोसिएटेड है, कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं बचा जो किसी की इमेज ही नहीं है। ऑल एलिमेंट्स, ये लिखने का तरीका है, फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू दिस, फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू दिस, आई मीन टू से कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ एक्स फ्रॉम द फर्स्ट सेट। यानी कि हमारा जो ये कोडोमेन है वही हमारा क्या है, रेंज के बराबर है। तो ये ऑन टू भी हो गया, इसका मतलब इस थर्ड वाले का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इसका इन्वर्स होगा क्या, आप इन पेयर्स को रिवर्स कर लोगे। 2 to 7 था तो उसको 7 to 2 लिख दोगे, किसके लिए, एच इनवर्स के लिए। 7 to 2, 9 to 3, 11 to 4 एंड 13 to 5। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। हमें चेक करना है कि ये 1 1 है और इसका इन्वर्स भी निकालना है। तो 1 1 कैसे चेक करते हैं, ये हम बहुत सेवरल टाइम्स इसको डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी देखिए कैसे इस तरह को किया जाता है। क्योंकि अगर मुझे 1 1 दिखाना है तो मैं क्या करूँगा, 2 इमेजेस सेम लूँगा। ओके, और उसके करस्पॉन्डिंग हम उनकी प्री इमेजेस भी सेम दिखाएंगे। ओके, हमने यहाँ पे क्या किया है, हमें f of x इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2 है। ये क्लियर होना चाहिए कि f कहाँ से कहाँ जा रहा है, f फ्रॉम -1 1 टू -1 टू +1 टू r ले रहे हैं। ओके, अब हमने इसको y के लिए सॉल्व कर दिया और y इज इक्वल टू fx लिखा और इसको सॉल्व करके x के लिए निकाला, तो हमारा ये आंसर बन गया, x इक्वल टू है। अब आप यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, x इक्वल टू है, हमारे पास यहाँ पे y जो है 1 नहीं हो सकता, क्योंकि उससे जो है x जो है अपरिभाषित हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, वो y इज नॉट इक्वल टू 1। यानी कि इसका जो रेंज है वो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 हो जाएगा। सो द रेंज ऑफ f इज r माइनस दिस आ गया।
ओके, ये मैंने थोड़ा सा इसको रेंज निकालने के लिए डिस्कस किया। अब इसने कहा था कि इसका इन्वर्स 1 चेक के जो इन्वर्स फंक्शन निकालिए। तो इंजेक्टिविटी में क्या करेंगे हम, ये जो हमारा परंपरा वाला कन्वेंशनल मेथड है कि दो इमेजेस को सेम रखा, उनको फर्दर सॉल्व करके निकल गया तो x1 = x2 आ गया, तो ये हमारा 1 हो गया। ओके, अब इन्वर्स आधा काम हम यहाँ कर चुके हैं, ठीक है। तो इन्वर्स के लिए हम क्या करते हैं, y = fx रखें और x के लिए सॉल्व किया तो ये हमारा कितना आया था 2y/y 1 - y आएगा। तो ये क्योंकि ये f इन्वर्स ऑफ y है, अब मुझे f इन्वर्स ऑफ x लिखना है तो मैं y की जगह पे x लिख लूँगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। 7th क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, f from r to r given by fx = 4x + 3, इसको इन्वर्टिबल दिखाना है और इन्वर्स भी निकालना है। ओके, क्योंकि एक्सरसाइज ही हमारी कंपोजिशन और इन्वर्टिबिलिटी पे है तो हम हर क्वेश्चन हमारे ऑलमोस्ट वही है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए। तो इसको इन्वर्टिबिलिटी के लिए इसका 1 चेक कर दिया, तो 4x f(x1) = f(x2) रख करा और ये हमारा x1 = x2 आ गया। तो इससे हमारा बात क्लियर हो गई कि f हमारा क्या है 1 है। और ऑन टू के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ का एलिमेंट लेंगे और यहाँ के हर एलिमेंट के लिए यहाँ कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए, ये दिखाएंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे y बिलोंग्स टू r लिया और y बिलोंग्स टू r लिया, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये y जो है कोडोमेन का है और y = fx रखा और y = fx रख करके x के लिए इसको सॉल्व कर दें। अब एक चीज़ देखिए, y क्या था, रियल नंबर है, कोडोमेन से लिया। अगर मैं यहाँ पे रियल नंबर रखता हूँ तो ये रिजल्ट क्या बनता है, भाई ये रियल है, रियल -3/4 अगेन क्या होगा, रियल होगा। मैं ये कह सकता हूँ कि दिस बिलोंग्स टू r, यानी कि हमारा जो x आया है वो भी क्या है, रियल नंबर है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि यहाँ का जो y है उसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई फॉर एवरी y देयर एग्जिस्ट एन x। ओके, ये लाइन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, करस्पॉन्डिंग टू ईच एलिमेंट ऑफ y, यहाँ के हर y के लिए कोई ना कोई क्या है, r है, देयर एग्जिस्ट दिस। सो अगर आप चेक करोगे तो आपका जो fx था उसमें x की जगह पे आप अगर y - 3/4 रखोगे तो आप उसको सॉल्व करके तो आपका क्या आंसर आना चाहिए, आइडेंटिटी फंक्शन आना चाहिए। इसका मतलब फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है। ऑन टू यहाँ पे कैसे दिखाया गया है, ये मैं यहाँ पे एक चीज़ और कहता हूँ कि जब आपने x = ये निकाला है तब y की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हैं, r हैं। ओके, और ये ऑन टू भी हो गया है साथ में, यानी कि इसका जो रेंज है वो क्या है, इसके बराबर है, ये ऑन टू भी हो गया है। कोडोमेन के बराबर जब रेंज होती है तो वो ऑन टू हो गया, तो ये हमारा फंक्शन इन्वर्टिबल हो गया है। अब इन्वर्स दिखाने के लिए, वैसे इन्वर्स में आपसे दोबारा यही निकल चुका है। अब आपका फंक्शन क्या था, fx ये था। आप क्या करेंगे, fx में इसको रखेंगे x की जगह पे f ऑफ दिस, तो आप सॉल्व करके आपका आइडेंटिटी ऑफ y आ गया। ओके, तो f इन्वर्स आपका ये हो गया। तो f इन्वर्स ऑफ x को लिखने का तरीका, ये f इन्वर्स ऑफ y है, ये f इन्वर्स ऑफ x है। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं और इसमें भी वही काम हमको करना है कि चेक करना ये इन्वर्टिबल है या नहीं है। ओके, और साथ में इसका इन्वर्स निकालना है। तो इसकी इन्वर्टिबिलिटी के लिए फिर वही काम है हमारा, f(x1) = x2 है। यहाँ पे हमारा जो f है वो r + 2 4 to infinity है। r प्लस का मतलब हम यहाँ पे हमारे पास डोमेन में ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। ओके, और उसका फ़ायदा कहाँ पे होगा, उसका फ़ायदा यहाँ पे होगा जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो mod of x1 = mod of x2 आता है, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं फर्दर तो x1 = ±x2 आना चाहिए। यहाँ पे आप इसके फैक्टर करके भी सॉल्व कर सकते हैं, तो इसके फैक्टर भी आप करोगे तो x1 के दो आंसर आएंगे, एक आएगा +x2, एक आएगा -x2। इसका मतलब है कि x1 = -x2 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे जो सारे सारे जो x1 वगैरह x2 वगैरह नंबर्स हैं हमारे, वो कहाँ से लिए गए हैं, r+ से। अब वहाँ तो निगेटिव नंबर है ही नहीं, तो निगेटिव नंबर नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, केवल x1 = x2 को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा x1 = x2 आ गया, तो इसका मतलब ये 1 हो गया। अब इसकी सब्जेक्टिविटी की बात करते हैं। ओके, ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, f फ्रॉम
r प्लस टू 4 टू इन्फिनिटी था। अब यहाँ का एलिमेंट हमने लिया y, और उस y को मुझे दिखाना है कि इस y के करस्पॉन्डिंग जो मैंने लिया है y, उसकी करस्पॉन्डिंग यहाँ कुछ ना कुछ है। तो y इक्वल टू मैंने fx लिया और उसको x के लिए सॉल्व किया, तो ये y इक्वल टू fx लिया, x के लिए सॉल्व किया, y माइनस 4 आएगा। फिर तो आप दोबारा देखिए, ये x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y माइनस 4 आ गया। माय डियर स्टूडेंट्स, ये तभी परिभाषित होगा, तभी डिफाइंड होगा जब y ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 होगा। तो इसका मतलब y की जो वैल्यूज़ हैं, अब y मैंने कहाँ से लिया था, इसके इस सेट से, भले ही ये सेट भी 4 टू इन्फिनिटी भी आई। अगर ये 4 टू इन्फिनिटी नहीं होता, मान लीजिए r होता, तो उस केस में मेरा जो रेंज होता वो 4 टू इन्फिनिटी हो गया। ओके, खैर हमारा जो y 4 टू इन्फिनिटी हो गया। अब क्योंकि हमारा यहाँ पे देखिए ये 4 टू इन्फिनिटी है, और हमारा जो x आएगा वो कहाँ से बिलोंग करेगा, r प्लस से बिलोंग करेगा। इसका मतलब अगर आप कोई भी y यहाँ पुट करोगे, क्योंकि y जो है 4 एंड अबव है, तो सारे के सारे आंसर हमारे क्या निकलेंगे, पॉजिटिव रियल नंबर्स निकलेंगे। तो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू दिस सेट देयर एग्जिस्ट एन x बिलोंग्स टू दिस r प्लस, तो ये ऑन टू हो गया। अब इसका इन्वर्स तो वो हम यहाँ पे निकाल ही चुके हैं, ये वाला है। लिखने का तरीका देख लीजिएगा कैसे आप निकालते हैं, क्योंकि f ऑफ अंडर रूट ऑफ y माइनस 4 इक्वल टू y हो जाएगा, है ना। आप fx में अंडर रूट ऑफ y माइनस 4 पुट कीजिए, आंसर y आ गया। तो इसका मतलब ये हमारा इन्वर्स है। ये अभी f इन्वर्स ऑफ y है, क्योंकि y की टर्म्स में लिखा है। अगर आपको f इन्वर्स ऑफ x लिखना है तो y की जगह पे आप x लिखेंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9th। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका चेक करना है इन्वर्टिबिलिटी और इसका इन्वर्स निकालना है। ऑलरेडी एक एग्जांपल हम डिस्कस कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। इसका डिस्कशन देखिए कैसे करते हैं। हमने क्या किया, इसमें इसकी इन्वर्टिबिलिटी और इसका इन्वर्स हमें ये दिखाना है यहाँ पे, एफ इन्वर्स ऑफ y इक्वल टू ये सारा है। तो इन्वर्टिबिलिटी के लिए 1 1 चेक करते हैं, तो 1 1 के लिए f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 निकालना। मैंने इसको कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व किया है। आप यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 9 ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर एंड दिस बने। अब इसके आप दो फैक्टर्स करेंगे, और एक फैक्टर आएगा x1 माइनस x2 और एक आएगा x1 प्लस x2। तो कुल मिलाकर के x1 माइनस x2 कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में ये सारा बचेगा। अब हम क्योंकि इक्वल टू 0 चल रहा है, तो दिस रिजल्ट इज 0 इफ दिस फर्स्ट पार्ट इज 0 और द सेकेंड पार्ट इज 0, बट द फर्स्ट पार्ट में भी 0 बिकॉज ऑफ x1 इज इक्वल टू x2। बट यहाँ पे फिर वही बात आ रही है, क्योंकि हमारा ये r प्लस 2 लिया गया है, यानी हमारे पास कोई भी निगेटिव नंबर है ही नहीं। तो ये x1 पॉजिटिव x2 पॉजिटिव, तो 9 इंटू दिस, ये जो सेकंड ब्रैकेट में लिखा गया है, ये किसी भी केस में 0 नहीं हो सकता। यानी कि हमारे पास x1 और x2 का कोई और रिलेशन नहीं निकल सकता है। तो हमारे पास एक रिलेशन निकला है, और वो क्या कहता है, x1 की वैल्यू x2 है। तो हमने इमेजेस सेम ली थी, फिर इमेजेस हमारी सेम आ गई, तो ये हमारा 1 1 हो गया। ओके, अब इसकी सब्जेक्टिविटी देखिए। हम सब्जेक्टिविटी क्या करते हैं, y इक्वल टू fx लिखते हैं। तो मैंने ये y इक्वल टू fx लिखा और इसको x के लिए सॉल्व किया। अब ये थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं इसको स्क्वायर रूट फार्मूला लगा करके ये सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, एंड सिंप्लीफाइंग ऑल दिस वी गेट दिस वन। जस्ट फोकस हियर, x इक्वल टू दिस वन। ओके, फिर दोबारा, क्योंकि हमारा जो ये x इक्वल टू ये सारा आंसर आया है, इसमें ये अंडर रूट के अंदर y प्लस 6 आया हुआ है। अब ये तभी तक परिभाषित होगा जब तक ये पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव कब होगा, ये पॉजिटिव कब होगा, ये आप उसको ध्यान से देख सकते हैं। ओके, ये बात आपको करेंगे, y मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -6। आगे देखिए, अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो आंसर हैं, एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला। तो क्योंकि हमारा जो x है वो पॉजिटिव रियल नंबर वाला था, इसलिए मैं इस नेगेटिव वाले पोर्शन को क्या कर दूंगा, लेफ्ट कर दूंगा, नॉट पॉसिबल होगा, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव नंबर है ही नहीं। तो हम इसका क्या लेंगे, ये पॉजिटिव वाला पार्ट लेंगे। ओके, अब फिर देखिए, मैंने आपसे क्या कहा था थोड़ी देर पहले कि हमारा x क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ये हमारा x का काम कर रहा है, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो मैंने ये सॉल्व कर दिया, और ये सॉल्व करके हमारा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5 आ गया। यानी कि इसका जो रेंज है वो -5 टू इन्फिनिटी होगा, ग्रेटर देन। तो हमारा रेंज ही आ गया, और वही हमारा क्या है यहाँ पे पिछली वाली स्लाइड में आप देखेंगे तो ये हमारा -5 टू इन्फिनिटी इसका कोडोमेन था। तो यानी मैं यहाँ पे क्या प्रूव कर चुका हूँ कि इसका जो रेंज है वो दैट इज इक्वल टू कोडोमेन। सो ये ऑन टू भी हो गया। ओके, इसका मतलब फंक्शंस
1 1 ऑन टू हो गया तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो होगा क्या, जो हमने यहाँ पे ऑन टू के केस में डिस्कस किया है, ये वाला है ना, x इज इक्वल टू ये, आप चाहें तो f, ये जो f ऑफ y आया हुआ है, ओके, उसको आप fx के अंदर पुट करिए। तो fx में अगर मैं ये पुट करूँगा, ओके, तो हमारा आंसर क्या आएगा, y आएगा। ये सारा y की वैल्यू है, यहाँ पुट कर दीजिए तो आपका आइडेंटिटी आंसर आएगा। तो यही हमारा इनवर्स का काम करेगा। दिस इज द एंड ऑफ द योर क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन नंबर 10। ओके, ये क्या कह रहा है, थोड़ा सा बेसिक प्रॉपर्टी है ये कह रहा है कि अगर f फ्रॉम x टू y इन्वर्टेबल है तो हमें दिखाना है कि इसका जो इन्वर्स है वो यूनिक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि किसी एक फंक्शन के दो इन्वर्स पॉसिबल नहीं हैं, एक ही पॉसिबल होगा, एक ही होगा। ओके, कैसे करके, चलिए, क्योंकि ऑलरेडी ये माना गया है कि हमारा जो फंक्शन है f फ्रॉम x टू y वो इन्वर्टेबल है, और अगर वो इन्वर्टेबल है तो 1 1 ऑन टू तो होगा ही होगा, हैं। तो मान लीजिए इसके दो इन्वर्स हैं, एक g1 है और एक g2 है, इसके दो इन्वर्स हैं। अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर f का इन्वर्स हमको मिल जाए तो उसका कंपोजिशन हमको आइडेंटिटी मिलता है। तो हम क्या करेंगे, f ऑफ g1 लिया और f ऑफ g2 निकालेंगे। तो f ऑफ g1, ओके, अब f ऑफ g1 इज इक्वल टू, देखिए f ऑफ g1 को मैं यूँ लिख सकता हूँ और उसका आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। एंड f ऑफ g2 भी आंसर भी क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए, क्योंकि g1 भी इन्वर्स है, g2 भी इन्वर्स है, दोनों का आंसर क्या आया, y आएगा। इसका मतलब f ऑफ g1 इज इक्वल टू f ऑफ g2 आएगा। लेकिन हम जानते हैं कि f क्या इन्वर्टेबल है, अगर f इन्वर्टेबल है तो f 1 1 भी होगा, और f 1 1 होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, g1 ऑफ y इज इक्वल टू g1 ऑफ y इज इक्वल टू g2 ऑफ y। अब क्योंकि g भी क्या हमारा 1 1 है, इसलिए g1 इज इक्वल टू g2। ये आपकी समझ में आएगा, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्चुअल थ्योरम जैसी है एक, कि अब किसी भी फंक्शन का इन्वर्स क्या होता है, यूनिक होता है, दो पॉसिबल नहीं है। हमने यहाँ पे दो दिखाए और दोनों को हमने फिर क्या दिखा दिया, इक्वल दिखा दिया। ये नंबर क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, एक फंक्शन f फ्रॉम 1 2 3 टू abc दे रखा है, और f ऑफ 1 का आउटपुट a है, 1 का आंसर a है, 2 का b है, 3 का c है। तो हमको इन्वर्स निकालना है और साथ में शो करना है इन्वर्स का इन्वर्स f। ओके, ये देखिए थोड़ा सा वहाँ पे भले ही बड़ा इजी लग रहा है। ओके, तो पहली बात है कि हम ये देख रहे हैं यहाँ पे फ्रॉम 1 2 3 टू abc है, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट सेट्स आर एसोसिएटेड विद द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द सेट बी। ओके, तो ये 1 1 और ऑन टू दोनों चीज़ें होगी, ठीक है। तो f इज़ ऑन टू, f इज़ 1 1, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब मुझे इसका इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स निकालने के लिए जैसे f ऑफ 1 का आंसर क्या था, a था, तो इन्वर्स में a का आंसर 1 हो जाएगा। तो ये हमारा a to 1, b to 2 और c to 3 हो जाएगा। इसका मतलब जो इन्वर्स f फ्रॉम 1 to 3 टू ये था, तो f इन्वर्स हमारा अब फ्रॉम abc टू 1 to 3 हो जाएगा। f इन्वर्स फ्रॉम abc टू 1 to 3 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका दोबारा इन्वर्स निकालना है। तो दोबारा इन्वर्स निकालने के लिए मुझे फिर दोबारा इसकी इन्वर्टिबिलिटी डिस्कस करनी पड़ेगी। ओके, और जब इसकी इन्वर्टिबिलिटी में डिस्कस करूंगा तो फिर वही ये 1 1 भी होगा और ऑन टू होगा। आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। इसका मतलब इस इन्वर्स का भी फिर दोबारा इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और इसका इन्वर्स निकालने के लिए मैं फिर क्या करूंगा, इन पेयरों को जो ये 1 2 ये वाला था इन्वर्स वाला, इनको फिर जो है रिवर्स स्टाइल में लूँगा। तो अगर इसका रिवर्स लूँगा मैं तो 1 to a, 2 to b और 3 to c आ जाएगा, वो हमारा इसके जैसा आएगा। हेंस f इनवर्स इक्वल टू f हो जाएगा। ओके, सो हाउ टू एक्सप्लेन इन राइटिंग, हियर इट इज, प्लीज नोट इट डाउन। 12th क्वेश्चन हमारा क्या है, अभी मैंने जो सॉल्व किया है उसी का पार्ट है। भले ही वहाँ पे वो हमारे पास सेट फॉर्म में दे रखा था। ये कह रहा है कि अगर f फ्रॉम x टू y है, इन्वर्टेबल है, तो उसके इन्वर्स का इन्वर्स मुझे दिखाना है, और वो क्या आता है, f आता है। ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। फिर वही दिखाना पड़ेगा मुझे, f फ्रॉम x टू y है, ये इन्वर्टेबल है, तो जो इन्वर्टेबल होगा वो 1 1 ऑन टू होगा ही होगा। इसका मतलब इन्वर्स कहाँ जाएगा,
ये एफ कहाँ था, एक्स टू वाई था, तो इन्वर्स कहाँ होगा, वाई टू एक्स हो जाएगा। अब जब ये वाई टू एक्स हो जाएगा, इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई था, तो एक्स इज इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ वाई हो जाएगा। ओके, अब वाई हम क्या करेंगे, अब हम इसकी इन्वर्टिबिलिटी की बात करेंगे। तो हम क्या करेंगे, दो डिफरेंट एलिमेंट्स लिया, एफ इन्वर्स ऑफ वाई वन इज इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ वाई टू लिया, और अब हम इसका कंपोजिशन एफ के साथ लेते हैं, एफ ऑफ दिस इज इक्वल टू। ओके, अब आप एक चीज़ देखिए, एफ ऑफ एफ इन्वर्स, क्योंकि एफ का इन्वर्स एफ मान रहे हैं, या है ना, इसका इन्वर्स ये है, तो ये आइडेंटिटी हो गया। ओके, इसलिए वाई वन इज इक्वल टू वाई टू हो गया, तो एफ वन वन और हो जाएगा। और अब इसका ऑन टू भी आप इसको दिखा सकते हैं, ठीक है, किसको, एफ इन्वर्स की ऑन टू या सब्जेक्टिविटी आप चेक करनी है। ओके, तो एफ, क्योंकि हम जानते हैं एक्स इज इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ वाई लिखा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो एफ इन्वर्स है, ये फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू द कैपिटल एक्स दैट इज फर्स्ट सेट, इस वाई के करस्पॉन्डिंग क्या है, वहाँ वाई है, ये ऑन टू भी हो गया। और फिर इसका हम क्या दिखाएंगे, इन्वर्स, अभी उस पिछले वाले क्वेश्चन की तरह एफ ऑफ एफ इन्वर्स दिखाएंगे, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शनल क्वेश्चन है, एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है, ठीक है। एफ एक्स आपका 3 माइनस एक्स क्यू अपन 1 माइनस दिस है, आप इसको देख लीजिएगा कैसे किया। ये एफ एक्स था हमारा, इसमें एक्स की जगह हमारा फिर दोबारा एफ एक्स आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक्स करते हैं, है ना, क्योंकि ये 3 माइनस एक्स क्यूब होल पावर 1/3 है, इस एक्स की जगह ये दोबारा आ गया, तो सबसे पहले ये पावर आपस में सॉल्व होंगी। ओके, उसके बाद ये ब्रैकेट खुलेगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या हमारा एक्स क्यूब बचेगा, बाहर से पावर 1/3 है, तो हमारा एक्स आंसर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आ गया। और सिमिलर क्वेश्चन हमारा 14 वाला है। ओके, एफ एक्स हमारा ये है, ओके, इसका इन्वर्स निकालना है। तो इसका इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको y इक्वल टू एफ एक्स लिख करके सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू एफ एक्स लिखा गया, इसको सॉल्व किया गया और x इक्वल टू निकाला गया। अब ये हमारा क्या निकला, एफ इन्वर्स ऑफ y माना जाएगा। ओके, हम क्या करेंगे, आप चाहें तो चेक करने के लिए इस एफ वाई को जो है एफ एक्स में पुट करेंगे। ओके, तो हमारा आंसर y आ जाएगा। ओके, आप यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ देख लीजिएगा कि y की वैल्यू जो है 4/3 नहीं हो सकती है, इसलिए इसके रेंज में 4/3 नहीं होगा। सो द विच ऑप्शन इज करेक्ट,